मैं यहाँ रहने वाले मुसलमानों की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने 47 में तय कर लिया था कि हम मुल्क को बड़ा मानेंगे, मजहब को दूसरे नंबर पर रखेंगे। अगर दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों को देखें तो दो तो भारत में लिखे गए जी, रामायण महाभारत। कविता किसको कहते हैं पूछिए फनकार से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार से। वाह। तो आपने बोला कि मैं बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था जी, वो उम्र क्या थी? कविता और शायरी जिम्मेदारी का नाम है। कह दो शंकर से कर लें वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। चंद लाइक, चंद फॉलोवर और चंद व्यूज के लिए अपने कपड़े तक उतारने के लिए मजबूर है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अगर बात देश की आए तो अपने आप के खिलाफ भी बोले और अपने बाप के खिलाफ भी। सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए 14, 15, 16 साल के बच्चों ने सीने पर गोलियां खाई थी, तिरंगा नहीं गिरने दिया था। आज भी भारत में जो पुलिस का कानून चलता है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ। भारत एक ऐसी इमारत है जिसकी हर एक ईंट में अलग रूप है। जितनी भी सभ्यताएं भारत में ही मुझे लगता है शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतने तो भारत में ही आक्रमण करके गए हैं। 26-27 सभ्यताएं लगभग। बहुत से ऐसे लोग हैं लिखते हैं, अच्छा या बुरा इसका निर्णय मुझे लगता है वक्त करे। ये रियलिटी शोज में आप देखते हैं कि कोई जज बनकर बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि इसने ठीक लिखा या नहीं लिखा। मुझे लगता है ये कहीं से भी ना वो कविता समझता है और ना वहाँ जो सुना रहा है उसे समझता। आज के दौर में आपको हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप किन को पढ़ते हैं? अंगारों की कोख में पलता, आग में तपते जाता हो तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता। क्या आपके अंदर ये साहस, ये बीज रोपण कैसे हुआ? रोज जो हमको धमकाते हैं कानूनी परिधान से, उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से। आपके वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की है। बिल्कुल। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। बेशक रहे अंधेरा उनकी कब्र पे, लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मज़ारों। मोहब्बत अगर तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत अगर मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत अगर आत्मा से हो वो साधना होती है, मोहब्बत अगर मुल्क से हो वो आराधना होती है। नमस्ते, जय हिंद। आज का पॉडकास्ट, आज का एपिसोड बेहद ख़ास होने वाला है। और ख़ास किस लिए होने वाला है, उसकी ख़ास बात यह है कि जो आज हमारे साथ मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं वो बेहद ख़ास हैं। उनकी ख़ासियत ये है कि वो देश के स्वतंत्र तिरंगे के लिए अपना काव्य पाठ करते हैं और साथ में वो देश के ऐसे युवा कवि हैं जो वीर रस शैली में लिखते हैं, साथ ही साथ देश के उन गुमनाम सैनिकों के बारे में काव्य पाठ करते हैं जो देश की स्वतंत्रता में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये बहुत छोटी उम्र में, महज 23 साल की उम्र में ये बहुत बड़े बड़े मंच पर अपना काव्य पाठ कर चुके हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ ही अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, डॉक्टर हरिओम पवार साहब के साथ ही अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, और तो और महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ भी इन्होंने मंच साझा किए हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए मैं अपने भैया, अपने भाई अपूर्व गौरव विक्रम शाह जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ आकर। बहुत शुक्रिया। खैर, ये आपका इतनी छोटी उम्र में, और मैं बड़प्पन ही कहूँगा कि आप अपने इतने कीमती वक्त में से आपने मुझे अपना वक्त दिया। और साथ ही साथ हम इस कहानी की, इस चर्चा की शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ से आपने अपने इस करियर की शुरुआत करी।
करियर की शुरुआत कहें या फिर लेखनी की शुरुआत कहें, इन दोनों नहीं, में वहाँ से शुरू करना है जहाँ से आपने स्कूली दौर, आपके स्कूली दौर से, क्योंकि मैंने या किसी ने भी, आपने आपकी जो पहली वीडियो मैंने देखी थी वो देखी थी जो आप अपने स्कूली मंच पर थे, स्कूल के मंच पर थे, और वहाँ अमिताभ बच्चन जी आपका काव्य पाठ सुन रहे थे। मेरे निर्माण में शेरवुड कॉलेज नैनीताल, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी उम्र में चले गया था और 2009 से मैं 2019 तक वहाँ रहा। इस बीच मेरा परम सौभाग्य रहा कि श्रद्धेय अमनदीप सांधू जो वहाँ के प्राचार्य हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, उनको मुझ पर भरोसा था। तो कहाँ क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, सब कुछ वहाँ से सीखा। कविता लिखता मैं बहुत पहले से था, वहाँ जाने से पहले से लिखता था, लेकिन कविता में जो धार आई वहाँ रहने के बाद आई। और जो आप बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब की, तो 2016 में एनडीटीवी का एक कार्यक्रम होता है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, जहाँ अमिताभ बच्चन साहब सुबह से लेकर शाम तक, मेरा ख्याल है 12 या 18 घंटे का कुछ क्लीनथन करते हैं। वहाँ बैठते हैं, एक होटल है मुंबई में, नाम लेना ठीक नहीं होगा, और वहाँ से वो पूरे देश से जुड़ते हैं। तो वहाँ एनडीटीवी की टीम आई थी और अमनदीप सांधू साहब का आदेश था कि आप वहाँ कविता सुनाएंगे। अरे तो टीम ने कहा था कि 3 स्टूडेंट्स होंगे और वो प्रश्न करेंगे, और सांधू साहब ने कहा कि आप प्रश्न करके क्या करेंगे, आप कविता सुनाए। तो 2 मिनट का समय था, कविता हमारी 6-7 मिनट लंबी थी। हाँ। तो हमने कहा कि सर ये तो 2 मिनट है, तो उन्होंने कहा आपको पूरी सुनानी है, और टीम कह रही थी कि 2 मिनट से अधिक ना जाए। फिर उस समय ये निर्णय लिया मैंने कि टीम तो चली जाएगी, रहना मुझे यहीं पे है, तो तालाब में रहकर घड़ियाल से बैर तो किया नहीं जाता। बिल्कुल। तो मैंने 6 मिनट की कविता सुनाई, और मुझे लगता है वो सदी के महानायक का बड़प्पन था, उन्हें पसंद आई। फिर ऐसे ही साल दर साल होते रहा, और 3 बार मैंने उनके समक्ष काव्य पाठ किया, और वो देश तक पहुंचा। अच्छा लगा। वहाँ से निकलने के बाद कवि सम्मेलनों में आया, मुशायरों में आया, और तब धीरे 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 इस मिट्टी का बनना शुरू हुआ। तो वो कहते ही हैं कि जैसे ज्यों कुम्हार होता है, वो घड़े को बाहर से बहुत कठोर तरीके से थपलियां मारता है, अंदर से उसे मुलायम रखता है। तो ये काम शेरवुड कॉलेज नैनीताल ने किया था। और मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। सबसे बड़ी बात रही, हमारे माता पिता जो हैं, उन्हें इस बात से आनंद होता था कि ये कविता लिखता है और ये कविता सुनाना चाहता है, और इसी फील्ड में आगे जाना चाहता है। तो वो बहुत मेरे लिए सपोर्टिव फैक्टर रहा। और मेरा मानना है कि देश के लिए या किसी भी समाज के लिए, चाहे वो आप अगर विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिए, तो चाहे रोमन्स रहे हों या फिर मंगोल्स रहे हों, या जितनी भी सभ्यताएं भारत में ही, मुझे लगता है शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतने तो भारत में ही आक्रमण करके गए हैं। 26-27 सभ्यताएं लगभग। लेकिन अगर आप विश्व पटल पर देखेंगे तो जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, आज अगर हम उनमें से कुछ का नाम जानते हैं तो उनके साहित्य की वजह से जानते हैं। और जो भी राजवंश, जो भी तंत्र, जो भी सभ्यता साहित्य का सम्मान नहीं कर पाई, वक्त ने उसे अपने ऊपर हस्ताक्षरित करने का अवसर नहीं दिया और उसको धूमिल कर दिया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारत 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों को देखें तो 2 तो भारत में लिखे गए, रामायण, महाभारत। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखिए, अगर उन्हें धार्मिक ग्रंथ ना भी माने, बिल्कुल, तो साहित्य के प्रति रुचि होना ये बहुत साधारण बात है एक भारतीय के लिए। तो मैं तो बस उसी साधारण से विद्यालय का एक साधारण सा विद्यार्थी हूँ। नहीं, तो लिखने का प्रयत्न करता हूँ, सुनाने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि कविता किसको कहते हैं पूछिए फनकार से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार से। वाह। तो उस कागज़ की तलवार से काटने का प्रयत्न चल रहा है। तो आपने बोला कि मैं बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था। जी। वो उम्र क्या थी?
उम्र लगभग 6-7 वर्ष की थी। 6-7 वर्ष की आयु में जी। कोई बच्चा अच्छे से पेन नहीं पकड़ पाता है, अब ये माँ सरस्वती पेंसिल की नहीं पकड़ पाता है। कृपा रही है, और आज भी मैं अपने आप को कृपा पात्र ही मानता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल लर्निंग की बात करें तो मेरे पास ना साहित्य का उतना ज्ञान है, ना हिंदी के व्याकरण की बहुत गहराई से समझ है, पकड़ है, पर माँ सरस्वती का कृपा पात्र हूँ तो कुछ कुछ लिख लेता हूँ। तो फिर मेरे ख्याल से अब जैसा आपने कहा कि माँ सरस्वती की कृपा रही है, जी। तो इसमें आपने कविता को चुना या फिर कविता ने ही आपको चुन लिया? कविता ने हमें चुना। हम कविता को चुन सकें इतनी हमारी हैसियत नहीं है। कविता ने हमें चुना, और कविता आज भी अपने सारथी तो नहीं कहूँगा, अपने सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारियाँ देती है, और मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कविता और साहित्य की अगर आप बात करें तो मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी दौर में, किसी भी काल में कविता सच्चाई की अलंबरदार रहती है। बिल्कुल। अगर सत्य को पत्रकारिता नहीं समझ पाए, अगर सत्य को सिंहासन नहीं समझ पाए, सत्य को व्यवसायी वर्ग नहीं समझ पाए, तो सत्य को साहित्य समझता है। और साहित्य के साफे की सरपेच है कविता। तो कविता के जरिए आप जनमानस तक अगर पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक पुण्य का कार्य है, और इस पुण्य और पुनीत कार्य में तो हम सबको योगदान देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं लिखते हैं, अच्छा या बुरा इसका निर्णय मुझे लगता है वक्त करेगा। बिल्कुल। जो ये रियलिटी शोज में आप देखते हैं कि कोई जज बनकर बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि इसने ठीक लिखा या नहीं लिखा, मुझे लगता है ये कहीं से भी ना वो कविता समझता है और ना वहाँ जो सुना रहा है उसे समझे। जैसे राहत इंदौरी साहब कहते थे कि आजकल मेरा ख्याल है उसे आप बेहतर जानते होंगे, एक स्टूडियो होता है, वहाँ जिसे भी मन हो वो जाकर कविता सुनाता है। ओपन माइक। तो हाँ, आज के दौर में उसका बहुत ज़्यादा चलन तो है। राहत साहब, और जो आने वाले मतलब जिनको भी थोड़ा बहुत मतलब लिखने का शौक है या फिर लिख लेते हैं जी, तो वो वहाँ पर जाकर अपनी कविताएं, अपनी प्रतिभाएं वहाँ पर दिखा देते हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं जो आमंत्रित करते हैं कवियों को कि आएं और जिन्हें सुनाना है, जो सुनाना है, जैसा सुनाना है सुनाएं। लेकिन जब उन्हीं लेखकों से, उन्हीं कवियों से, उन्हीं कलमकारों से पैसे लिए जाते हैं बात के देने के बजाय, तो राहत साहब कहा करते थे कि ना जो सुना रहा है उसे कविता की समझ है, ना जो सुन रहा है उसे कविता की समझ है, और ना जो इन दोनों को बुला रहा है उसे कविता की समझ है। कविता और शायरी जिम्मेदारी का नाम है। बिल्कुल। और अगर आप एक जिम्मेदार कलमकार हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कलम में कितनी ताकत है। मुझे याद आता है कि जब प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू चीन से युद्ध हार गए थे 62-63 में, तो रामधारी सिंह दिनकर जो राज्यसभा में उन्हीं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, उन्होंने खड़े होकर उनके समक्ष कविता पढ़ी। मत रोक युधिष्ठिर को रे यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दो शंकर से कर लें वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। तो कविता जिम्मेदारी के साथ आती है, और ये जिम्मेदारी दिनकर को थी, ये जिम्मेदारी नागार्जुन को थी, जिन्होंने कहा सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। तो अगर आप सिंहासन के विपरीत खड़े होकर भी सच की मशाल को थाम सकते हैं तो मुझे लगता है आप कवि कहलाने योग्य हैं, अन्यथा नहीं। आपके अंदर ये साहस, ये बीज रोपण कैसे हुआ? आज के दौर में आपको हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप किन को पढ़ते हैं, आप किन को सुनते हैं? देखिए, बीज रोपण तो मुझे नहीं मालूम, वो तो मेरा ख्याल है कि माँ सरस्वती की कृपा रही है। कविता आती है, लिख देते हैं और लोगों तक पहुंच रही है। नहीं, फिर भी अगर आप देखें तो श्रृंगार रस और प्रेम रस कवि कल्पनाओं में लिख देता है, उसमें कल्पनाएं ढालता है, लेकिन वीर रस तो कल्पना का खेल नहीं है ना। वीर रस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सत्य को धार देने के लिए अगर उसमें कल्पना आती है तो कुछ गलत भी नहीं है।
लेकिन जैसे अभी अधपकी सी एक कविता है, मुझे लगता है पहली बार आप ही के पॉडकास्ट पर मैं सुना रहा हूँ। इसे आज जा कर के मैं कंप्लीट करूँगा। 2 लाइनें मैंने लिखी कि अंगारों की कोख में पलता, आग में तपते जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। क्या बात है। अंगारों की कोख में पलता, आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तो अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता। क्या बात है। इस कल्पना से यदि वीरता की मशाल प्रज्वलित हो रही है, तो मुझे लगता है कि यथार्थ को इसका श्रृंगार पहना देना कुछ गलत नहीं है। मैं किन्हें पढ़ता हूं, अगर आप इसकी बात करेंगे, सुनता हरिओम पंवार साहब को हूं। हमारे दौर के मुझे लगता है कि वीर रस के कवियों में शीर्ष हैं। बिल्कुल। और विनीत चौहान साहब जी, अशोक चारण हैं। तो इनको सुनने से साहित्य की समझ तो मुझे लगता है इनको जितनी है उतनी हमें नहीं आ पाएगी, परंतु इनको सुनने से ये मालूम लगता है कि आपको कहाँ कौन सी बात किस लहजे में किस तेवर में पहुंचानी है। पढ़ने की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और भूषण, इन दोनों को अगर व्यक्ति पढ़ ले तो उसे वीर रस का महत्व समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। वीर रस वो रस है जो देश की जवानियों की शिराओं में जवानी का एहसास उत्पन्न करता है, उसे जन्म देता है। तो वीर रस इसलिए लिखता हूँ और लिखने का प्रयास करते रहता हूँ। प्रयास तो ठीक है, लेकिन आप क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, वो तो खैर आज सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। मैं उन युवाओं की बात करना चाहता हूँ जी, जो युवा आज के दौर में जी चंद लाइक, चंद फॉलोवर और चंद व्यूज के लिए अपने कपड़े तक उतारने के लिए मजबूर है। एक तरफ देश का एक युवा जी अपूर्व गौरव विक्रम शाह है, और एक तरफ वो उस प्रकार के युवा हैं। शकील आजमी साहब का एक शेर है, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और अब बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो ये वो लोग हैं। और उसी गजल का एक शेर है कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहा करते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। तो हमें दरबार के चारण के रूप में देखा जाए, या हमें देश की उस ढाल के रूप में देखा जाए कि अगर सियासत की तरफ से भी तीर आए या दुश्मन की तरफ से भी तीर आए तो साहित्य ढाल बनकर खड़ा हो जाए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना है। और मैं इसलिए चाहता हूँ, लोग अक्सर कहते हैं कि वीर रस में काफ़ी ऐसी बातें, मैं अपने आप की अगर बात करूँ तो कहते कहते फ्लो में मैं कर देता हूँ जो शायद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि शायद नहीं करनी चाहिए जो एक सेंटेंस है उसमें शायद आ रहा है। वो शायद हटा देना चाहिए। जी, अगर हमें नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। निर्णय एक होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम एक निर्णय लेकर करते हैं और पूरे डंके की चोट पर जो कहना है वो कहते हैं, क्योंकि हमारे महाकाव्यों में लिखा गया है 12 बरस तक कुक्कर जीवे, 13 जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे को धिक्कार। तो अब तो हम धिक्कार का ही जीवन जी रहे हैं। तो इसमें मृत्यु भी आ जाए कोई गम नहीं है। तो फिर युवा कैसा होना चाहिए देश का? मुझे लगता है मैंने 2.5-3 साल पहले एक कविता लिखी थी कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष थे निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, जिंदाबाद। तो मुझे लगता है इस देश के युवाओं को अगर अनुसरण करना है तो उनका करना चाहिए जिन्होंने जवानी को
ताक पर रखकर हवन कुंड में डालकर इस देश की आजादी के लिए संग्राम लड़ा। आज हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो ड्रग्स, सिगरेट, शराब, इनके साथ स्टोरियां बनाकर डालने में अधिक रुचि लेते हैं। बिल्कुल। तो अनुसरण किनका करना चाहिए, इसमें मेरा स्पष्ट मत है। मैं उनमें से नहीं हूं कि उन्हें कहूं आप संतत्व का पालन करें और जो पौराणिक हमारी कथाएं बताती हैं कि 25 वर्ष तक ये 25, क्योंकि मैं स्वयं अगर वो नहीं कर पाता हूं तो मैं दूसरों को क्या उपदेश दूं। लेकिन कम से कम हर युवा में ये प्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि अगर बात देश की आए तो अपने आप के खिलाफ भी बोले और अपने बाप के खिलाफ भी बोले। कुमार विश्वास साहब ने ये कहा था और मुझे लगता है कि उनकी बात में सच्चाई है। इस देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता आन पड़ी है। कहाँ से ये चीज़ मतलब युवाओं के अंदर ढाली जा सकती है, शिक्षा से ढाली जा सकती है? सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे बड़ा यंत्र बन गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से ढाली जा सकती है। सर्वप्रथम तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां हमने इतनी कुर्बानियां देखी हैं कि अगर हम सूची बनाने पर चले आए तो कई हजार पन्ने बर्बाद हो जाएंगे, सूची पूर्ण नहीं होगी। उसी देश में आज यदि कोई नशा करने के लिए, यदि कोई बंदूकें लहराकर अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए गाने बनाता है तो उनको युवाओं के हृदय तल की उस गहराई में पहुंचा दिया जाता है जहां वो सुबह उठने के साथ वो गाना सुनते हैं और रात को सोते सोते वो गाना सुनते हैं। बिल्कुल। शराब पीने से पहले वो गाना सुनते हैं और शराब पीने के बाद वो गाना सुनते हैं। उन गीतों के जगह अगर आप बात करें, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल। अगर इन गीतों नहीं तो को अच्छा, अब जैसे हमारे देश में चुनिंदा दिन ऐसे आते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी जी, यही वो युवा होते हैं जो 100 150 बाइकों पर सवार होकर हाथ में तिरंगे लेकर, और आगे एक बहुत बड़ा साउंड सिस्टम होता है, उसमें ये देशभक्ति गाने रहते हैं और ये बाइक पर रहकर वही तिरंगे लहरा रहे होते हैं। वही तो ये युवा हैं। उस दौरान कहाँ से इनके जहन में देशभक्ति जाग जाती है? आज अगर द्रास सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा या किसी भी दुश्मन मुल्क द्वारा आक्रमण कर दिया जाए और आप इनसे कहिए कि ऐसे ही अपने बाइकों पर सवार होकर वो डीजे लेकर के वहां जाएं, मुझे लगता है एक नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हम नाट्य की तरफ जा रहे हैं या यथार्थ की तरफ जा रहे हैं, इस पर युवाओं को विचार करने की आवश्यकता है। आज का युवा की पहचान क्या होती है? देखिए, जब आपकी ऊर्जा शीर्ष पर हो, बिल्कुल, जब आपके अंदर की जो लगन है वो शिखर पर हो, वो युवा है। जिस समय आप समय को भी अपने अनुकूल करने की चेष्टा कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता होती है, वो युवा है। और कहा जाता है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जैसे बड़े भैया राम बदावर जी भी कहते हैं कि जवानी ही भवानी है और बुढ़ापे में तुम सीढ़ियां भी नहीं चढ़ उतर पाओगे। भवानी हमारे देश में वो देवी हैं, या हमारे समाज में वो देवी हैं जिनका आह्वान किया जाता है युद्ध के पहले, जिनका आह्वान किया जाता है वीरता के अभिषेक के लिए। तो आज मुझे लगता है कि एक युद्ध जारी है, बिल्कुल, सरहद पर ना हो, लेकिन अंदर अगर आप देखें अंतर मन में हर युवा के एक युद्ध जारी है। और सबसे भयावह बात यह है कि आज जो युवा, कल तक मैं बिहार से आता हूं, सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए 14, 15, 16 साल के बच्चों ने सीने पर गोलियां खाई थी, तिरंगा नहीं गिरने दिया था, जाकर सचिवालय पर झंडा फहरा दिया। आज वही युवा कोटा में पंखे से लटक जाता है। तो हमारे अंतर मन में एक युद्ध जारी है। और मुझे लगता है राहत साहब का एक शेर भी है कि जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो वो तरकीबें कहाँ हैं? तरकीबों को ढूंढने का काम आज युवाओं को करना है। राहत साहब का ही शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो वो तैराकी आज युवा भूल रहे हैं। लेकिन
मैं आपको यहाँ पर निराशा बांटने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, नकारात्मक बात अधिक न हो, हाँ। इसलिए मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ हाँ। कि अगर आज हमारी किसी भी अबला बहन बेटी पर कोई अत्याचार होता है तो यही युवा होते हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। ना संसद उठाती है ना विधानसभाएं उठाती हैं। और तब मैंने लिखा, हमसे जलवा कायम है हिमपातों में अंगारों का, खौफ भंवर में जिंदा है नाविक की पतवारों का। क्या बात। तो अगर चंद युवा भी बचे हैं हाँ। तो मुझे लगता है उम्मीद जिंदा है। चलो, आपने नारी और अबला हमारी माता बहनों की बात की जी, लेकिन अभी दौर कैसा चल रहा है, मैं उस दौर, आप परिचित हैं कि दौर ऐसा चल रहा है कि जो आज के दौर में जहां हम किसी हमारी बहन के साथ अत्याचार हो जाता था जी, तो पूरा देश सड़कों पर कैंडल लेकर के उतर जाता था, लेकिन आज के दौर में मुझे ये उल्टा होता दिख रहा है। जी, अत्याचार भाइयों पर ज़्यादा हो रहा है, पुरुष वर्ग के लोगों पर ज़्यादा हो रहा है। मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं कभी भी इस बात का समर्थक नहीं हूं कि आप हाथ में मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने ही लिखा था, ये आवाज सुनी है क्या इस देश के बहरे कानों ने, विधानसभा के खुदाओं ने या लोकसभा भगवानों ने, यह आवाज सुनी क्या कवि लेखक या अखबारों ने, नारी के मतदान से जीती निर्वाचित सरकारों ने, इंडिया गेट भी जवान खून में उबाल मांगता है, मोमबत्ती नहीं हाथ में मशाल मांगता है। मशाल उठाने का काम हमारा है, मोमबत्तियां उठा रहे हैं, समस्या वहां आती है। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि लड़कों पर अत्याचार होते हैं, उसका क्या, मैं आपको बताता हूं। जब हम क्रिश्चियनिटी को अगर पढ़ते हैं, ईसाई धर्म को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले निर्माण हुआ एडम का, बाबा आदम, जिन्हें मेरा ख्याल है इस्लामिक लिटरेचर बाबा आदम और दादी हव्वा कहता है। हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनके ग्रंथ एडम और ईव कहते हैं। तो जब बाबा आदम का निर्माण हुआ तो फिर उनका साथ देने के लिए ईव का या दादी हव्वा का भी निर्माण किया गया ईश्वर द्वारा। तो कभी भी नारी के लिए जो कहा जाता है कि नारी को पुरुष की बराबरी करनी है, नारी को पुरुष के बराबर रहना है, नारी को उसके लिए बनाया ही नहीं गया था कि वो करे जो पुरुष कर रहे हैं। नारी को उसके लिए बनाया गया था कि वो कर सके जो पुरुष भी नहीं कर सकता। यानी कि हमारे शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यज्ञ रामेश्वरम में माँ सीता के बिना हो नहीं पाता। बिल्कुल। तो नारी पूजनीय है, नारी आदरणीय है। अगर आप उस पूजनीय और आदरणीय तत्व के साथ छेड़छाड़ करेंगे जो सदियों से होता आया है, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी पुरुष को ड्रम में आपने काट करके डाल दिया और आपके साथ लाख अत्याचार हुए हों, लेकिन ये अगर आपने किया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर उससे हमें उभरना है तो पुरुषों को भी ये समझना होगा कि नारी पूजनीय है, नारी आदरणीय है और नारी का सम्मान आवश्यक है। मैं नारी की महिमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सम्मान आवश्यक है। और नारियों को भी ये समझना होगा कि पुरुषों की वो महिमा करें ना करें, सम्मान जरूर करें। जब दोनों, देखिए, दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों से एक साइकिल चलती है। बिल्कुल। तो अगर समाज को चलना है तो दोनों पहियों की बराबर आवश्यकता है और दोनों पहियों को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर ही चलना होगा। आपकी एक पंक्ति मुझे याद आती है जी, कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के भेष में। जी, हम ये सुनिश्चित कैसे करेंगे जी कि साधुओं के भेष में रावण पल रहे हैं या फिर किसी दाढ़ी वालों के भेष में साधु पल रहे हैं? देखिए, इसको अगर आपको सुनिश्चित करना है तो मेरा ख्याल है आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना होगा, आपको उन महाकाव्यों को पढ़ना होगा जहाँ पे एक ऋषि जो थे वो भी एक सुंदर युवती के प्रति आकर्षित हो गए, जिन्हें अपने समूचे सेंसेस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल था। और उन्हीं पुराणों में ये जिक्र भी है कि अंगुलीमाल नाम का एक डाकू
वाल्मीकि बन गया। तो ये सुनिश्चित यदि करना है तो आप बाहरी आवरण से नहीं कर सकते हैं। मूंछ बढ़ाकर, दाढ़ी रखकर, तिलक लगाकर या टोपी पहनकर, 5 वक्त नमाज पढ़कर ये निर्धारित नहीं हो सकता कि आप ईश्वर के करीब हैं। ईश्वरत्व को अगर पाना है तो आपके अंतःकरण से आवाज आनी चाहिए, और अंतःकरण से आवाज नाली साफ करने वाले की भी आ सकती है, बिल्कुल, शीर्ष पद पर विराजित व्यक्ति के भी आ सकती है, बिल्कुल, और किसी महापापी के भी आ सकती है। तो अगर अंतःकरण को पहचान लिया जाए तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कौन रावण है, कौन नहीं है। क्योंकि आज इतने बाबा हैं, आप देखेंगे हर गली में एक बाबा मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अभी जैसा कि अभी प्रयागराज में भी इतना बड़ा हमारे यहाँ पर साधुओं का संगम हुआ जी, और यहाँ पर कितने सारे ढोंगियों के भेष में बाबा शामिल हुए, ठीक है, अलग अलग रूप बदल कर। आप इंसान का असली रूप नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि आज के दौर में तकनीकी और इंसान इतना तेज हो गया है कि गिरगिट अपना कलर इतनी तेज नहीं बदल सकता जितनी जल्दी इंसान अपना रूप बदल सकता है, अपनी पहचान बदल सकता है जी। तो उस दौर में आप कैसे पहचानेंगे कि ये असली है और ये नकली है, कि ये वो नहीं है जिसको हम देख पा रहे हैं। देखिए, राहत इंदौरी साहब का ही शेर है, दिलों में आग होठों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं। नकाबों को पहचानने का काम आंखें नहीं कर सकती हैं, नकाबों को पहचानने का काम आपके हृदय की ऊर्जा ही करेगी। तो यदि आपको ये समझना है, यदि आपको ये जानना है कि ये व्यक्ति वाकई में एक साधु है, ये व्यक्ति वाकई में एक संत है या संत के रूप में शैतान है, तो उसके इतिहास को पढ़ें और उसके आचरण को देखें। इतिहास किसी भी साधु का आज़ाद भारत में आपको नहीं मिलेगा। आप महान से महान विभूतियों की बात कर लें, कभी आपको निर्धारित तारीख नहीं मालूम चलेगी, आपको निर्धारित गांव नहीं मालूम चलेगा। लेकिन अगर आपके और मेरे इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहास तुरंत मिल जाता है। इतिहास एक ऐसा आईना है जिसे आप कुछ भी पहन लें, कुछ भी कर लें, उसे झुठला नहीं सकते हैं। तो यदि आप किसी संत को देख रहे हैं, यदि हमारी माताएं बहनें किसी भी साधु के आश्रम में जा रही हैं, तो जाने से पहले उस साधु के इतिहास को और उस साधु की सच्चाई को एक बार परखें, उसके बाद वहां जाएं। क्योंकि अब जब साधुओं के आश्रम में और मंदिरों की चौखट में बहनें सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी तो बाहर से हम क्या आशा रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हमारा देश आज भी आज़ाद है, पूरा आज़ाद? हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद है, और अगर कोई ये कहता है कि भारत आज़ाद नहीं है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति को भारत की महानता, भारत के प्रभुत्व और भारत के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। भारत अगर आज़ाद नहीं होता तो आप यकीन मानिए यहाँ आप और हम बैठकर इस बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे होते। भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां आपका प्रश्न जा रहा था, हम वैचारिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल। हमारी जो सोच है वो भी आज गुलामों वाली है। आज भी भारत में जो पुलिस का कानून चलता है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ 1800 तमाम ऐसे हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, तमाम ऐसे बड़े दिन बनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम आज भी उनको फॉलो करते हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखिए भारत एक देश है, सिर्फ एक देश नहीं है। भारत ने हमेशा सभ्यताओं को गले लगाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26, 27, 28 सभ्यताएं लगभग हम पर आक्रमण कर चुकी हैं। उनमें से कितने लोग हमारे अपने होकर रह गए हैं। आप देखिए, हमने मुगलों को, वो हमारे अपने होकर रह गए। कितने अंग्रेज आज एंग्लो इंडियंस को हम देखते हैं, आज भी भारत में मौजूद हैं। तो भारत एक ऐसी इमारत है जिसकी हर एक ईंट में अलग रूप है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर उनमें से कोई भी ईंट उस इमारत की सुंदरता को बिगाड़ती है तो उस ईंट को तोड़ देना चाहिए। वाह। भारत स्वीकार करेगा हर मजहब को, हर धर्म को, हर समुदाय को, हर संप्रदाय को, लेकिन अगर उस समुदाय, उस संप्रदाय, उस धर्म, उस मजहब से भारत की एकता और अखंडता पर खतरा होगा तो उस
संप्रदाय को, समुदाय को नष्ट कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है ये कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी को लेकर अगर हम चलें, देखिए आप किस तरफ इशारा कर रहे थे मैं आपको बताता हूं। हाँ। जब भारत का विभाजन हुआ तो वो विभाजन मजहब की नींव पर हुआ था। जिन लोगों को अपना धर्म प्यारा था वो उस पार चले गए थे। बिल्कुल। मैं यहां रहने वाले मुसलमानों की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने 47 में तय कर लिया था कि हम मुल्क को बड़ा मानेंगे, मजहब को दूसरे नंबर पर रखेंगे। परंतु आज अगर हैदराबाद की गलियों से उनमें से कुछ गद्दारों की भाषा बदलती है तो वहां प्रश्न चिन्ह है और उन भाषाओं को शांत कर देना चाहिए। ये भी मैं स्पष्ट रूप से। शांत कैसे किया जा सकता है? शांत ऐसे किया जा सकता है, मेरी ही एक कविता है कि जब लोकसभा गूंज रही हो फिलिस्तीन के नारों से, गैर देश की आवाज उठी हो संसद के गलियारों से, रोज जो हमको धमकाते हैं कानूनी परिधान से, उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से। संविधान में आप प्रस्ताव लाइए, संविधान में आप विधान लाइए कि देश के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश के संविधान में ऐसी धाराएं हैं जिनके वजह से फांसियां टाल दी जाती हैं, जिनकी वजह से उम्र कैद माफ कर दी जाती है। इस देश के संविधान की उन धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जब धाराओं में परिवर्तन होता है या फिर कुछ भी चीज़ें संविधान के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सरकारें करने की कोशिश करती हैं जी, प्रावधान करने की कोशिश करती हैं, तभी सड़कों पर लोग उतर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा CAA और NRC के दौर में आपने देखा होगा कितनी आगजनी पूरे देश में हुई, कितने लोगों ने धरने दिए, कितने लोगों ने जगह जगह पर मजमे इकट्ठे किए। कैसे आप लागू कर पाएंगे? अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यानी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपके वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की है। बिल्कुल। और एक गली के लफंगे के वोट की भी उतनी ही कीमत है जितने जिलाधीश के वोट की है। बिल्कुल। ये समस्या देश में है। और मैं ये कहूँ तो हो सकता है कि कोई एक वर्ग मुझे जाहिल कहे, कोई एक वर्ग मुझे मूर्ख कहे, अनपढ़ कहे या कुपढ़ कहे, लेकिन अगर देश हित में कोई कानून बनाया जा रहा है तो उस कानून को लागू करने के लिए कुछ समय के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ समय यानी निर्धारित समय के लिए, उन असामाजिक तत्वों को दिए जाने वाले अधिकार ले लेने चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो यकीन मानिए जैसे 370 हटाई, हम देश में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ भाजपा से नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी आए, अगर आपके पास शक्ति है उस शक्ति का उपयोग कीजिए। दुरुपयोग करने को नहीं कहता, लेकिन उपयोग तो ठीक से हो। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है देश में। वो नहीं हो पाता है क्योंकि बात वही है, सब अहले सियासत मजे में रहेंगे, भरी सब दलों की भी झोली रहेगी, बची एक जनता जो पहले ही दिन से भोली थी, भोली है, भोली रहेगी। तो हम भोले हैं ना, हम अपने हक की आवाज उठा पाते हैं ना हम अपने अधिकार की आवाज उठा पाते हैं। यही समस्या नहीं तो यही जनता होती है ना, जब किसी भी पार्टी को लाने से पहले भी वही जनता होती है जी। और जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो किसी अच्छे और बुरे काम के ऊपर उंगली ठहराने वाली भी वही जनता होती है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, शायद मैं इसे पता नहीं गलत जगह से गलत जगह जोड़ रहा हूँ, लेकिन देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या की। संजय गांधी ने कोशिश की थी, नहीं कर पाए। आज भी उसे अधिकार का हनन, फंडामेंटल राइट का हनन माना जा सकता है। लेकिन अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे तो जाहिलों की जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी, उन लोगों की जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी जिन्हें देश से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल उपद्रव मचाना है। तो जनसंख्या को आप नियंत्रित कीजिए, गद्दारों की पहचान कीजिए, और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है चिन्हित करके दंगाइयों को, उपद्रवियों को, उनके घरों पर बुलडोज़र चढ़ाना, मैं पूर्ण रूप से इसके साथ हूँ, इसके समर्थन में हूँ। अगर देश की
प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी से आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये सब जो कानून आए हैं, अगर इन्हीं को रौद्र रूप दे दिया जाए तो इस देश में वो परिवर्तन भी आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप उन राजनेताओं के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी की पार्टी के एक नेता हैं जी, जिन्होंने राणा सांगा जी के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करी जी, इतना विवादित बयान दिया, उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में मैं यही कहूँगा, हमारे कुनबे के एक बड़े शायर ने कहा कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। एक जाहिल सांसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च सदन में खड़े होकर यह बात कह रहा है, जिसे ना इतिहास की जानकारी है, ना उसके तथ्यों को खंगालने का उसने प्रयास किया है। बिल्कुल। और मुझे उस दिन भी फोन आया, कोई पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है इसका जवाब जो करनी सेना ने उनके घर पर आक्रमण करके दिया ये सही है? हाँ। मैंने कहा मैं सही या गलत तो नहीं जानता, लेकिन वाहिद अली वाहिद ने कहा था द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो उन लोगों ने भाला फेंकने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, और जिस हिसाब से वो बात कही गई थी, मुझे लगता है राज्यसभा में कही गई थी। बिल्कुल। परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय को तुरंत उसका संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि आज किसी एक वर्ग के बारे में आप टिप्पणी करते हैं तो वो वर्ग धरने पर बैठ जाता है या अपने आप को आग लगा लेता है, लेकिन कोई दूसरा वर्ग जो अपने स्वाभिमान और सम्मान को देखते हुए ये सब नहीं करता, अगर आप उनके सम्मान पर ठेस करेंगे तो उनके सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उस सदन के सभापति की थी। बिल्कुल। दूसरी बात, महाराणा सांगा की जब वो बात करते हैं, महाराणा संग्राम सिंह के इतिहास को अगर वो पढ़ लेते तो मुझे लगता है उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ये कहने की हिमाकत ना कर पाती। शिलादित्य सिंह जो महाराणा संग्राम सिंह के सेनापति थे, उनकी गद्दारी से बाबर युद्ध जीता, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह को 80 घाव लगे हुए 80 घाव थे। तो वो सेना का जो युद्ध जिसमें बाबर की विजय हुई और महाराणा संग्राम सिंह राणा रहते हुए उन्होंने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया। हाँ। उस युद्ध में शिलादित्य सिंह ने गद्दारी की, शिलादित्य सिंह ने धोखा दिया, और महाराणा सांगा की सेना और बाबर की सेना दोनों मेवाड़ की तरफ कूच कर गई लड़ने के बजाय, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह मेन हरावल दस्ते में उस रोज नहीं थे, वो दूसरे तरफ से आक्रमण करने की तैयारी में थे। ठीक है। इस इतिहास को ना आज एनसीईआरटी की पुस्तकों ने हमें पढ़ाया है, ना इस देश के राज्यसभा के सांसद हमें पढ़ा रहे हैं। उल्टे जो कहा जा रहा है, और मुझे लगता है अब तो उनसे माफी भी नहीं मांगनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम अगर कह रहे हैं कि माफी मंगवाओ, देखिए ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, खुद गर्ज सियासत की कमजर्फ मीनारों पर, बेशक रहे अंधेरा उनकी कब्र पे, लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। अब आकर वो माफी मांग भी लें तो मुझे लगता है इससे उनका कद ऊंचा हो जाएगा, हमारा कद छोटा रह जाएगा। महाराणा सांगा के इतिहास पर, महाराणा सांगा के शौर्य पर एक बाल भर भी लांछन नहीं लग सकता है। ऐसे ये 6 साल के हैं, और विनीत चौहान साहब ने बहुत पहले कहा था कि तुम 5 साल के सुखभोगी आखिर धरती पर आओगे, लंदन में डायर बचा नहीं तुम दिल्ली में बच पाओगे। क्या बात। हाँ। तो यदि इस देश की अस्मिता पर सवाल उठाएंगे तो उनके प्राणों को संकट भी आ सकता है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, भविष्यवाणी बता रहा हूं। बिल्कुल। क्योंकि देश बदल रहा है। बिल्कुल। देश करवट ले युवा भी जाग रहा है। युवा जाग रहा है, और कभी भी देश की तरुणाई को उस सीमा तक नहीं धकेल देना चाहिए कि वो संविधान की धाराओं को भी ताक पर रख दे। ये बात उस सांसद को समझनी चाहिए। वरिष्ठ सांसद हैं, बिल्कुल, वरिष्ठ नेता हैं, और अगर वो ऐसी गलत टिप्पणी करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा, ये उनको समझना चाहिए। वो सामने भी आ रहा है कहीं ना कहीं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ देश में क्या माहौल बन गया है उस टिप्पणी को लेकर के, वो पूरे देश के सामने है।
सही बात है। देखिए, बाबर एक आक्रांता था। बिल्कुल। महाराणा संग्राम सिंह इस देश की धरोहर थे और कभी भी देश की धरोहर को आक्रांता से नहीं मिलाना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है, माफी वो मांग लें, तो मुझे लगता है उनके स्वांतः सुखाय के लिए ठीक होगा। उन्हें स्वयं सुखी महसूस करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई और मैंने देश से माफी मांगी। लेकिन बेहूदगी की हद देखिए, वो व्यक्ति आकर कह रहा है कि हम इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे। यदि वो इस जन्म में माफी नहीं मांग सकते तो मुझे लगता है कम से कम राज्यसभा में तो उनको रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। केवल यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये वाली बातें बहुत हुई, लेकिन मैं अब थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर चलना चाहूँगा। जी। प्रेम पर क्या कहना है आपका? आपने वीर रस की तमाम कविताएं लिखी हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी कविता सुनाए जो आपने प्रेम पर लिखी हो। देखिए, प्रेम पर, जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन जब मोहब्बत की बात होती है, मोहब्बत अगर तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत अगर मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत अगर आत्मा से हो वो साधना होती है, मोहब्बत अगर मुल्क से हो वो आराधना होती है। तो मैं तो निरंतर प्रेम की बात कर रहा हूं। अंतर सिर्फ यही है कि जिस्मानी मोहब्बत की जगह रूहानी मोहब्बत की बात हो रही है। और रूहानी मोहब्बत में आप ईश्वर से करते हैं, लेकिन हम जिस परंपरा के हैं, हमारे लिए तो माँ माटी सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ी प्रतिमा है, जीती जागती मूर्त है। तो हम इसकी आराधना में लगे हुए हैं। इसमें मुझे लगता है कि प्रेम पर न लिखना, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि राष्ट्र से अगर प्रेम है और अगर आप राष्ट्र पर लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी आराधना है। तो फिर आपके जीवन में ऐसा कोई अभी है नहीं फिलहाल जिसके साथ आप नहीं, देखिए, जीवन में जिसके लिए आप कुछ लिख सकें, या फिर जहां से निजी जीवन के लिए कहीं से प्रेम का बीजारोपण हो? कभी भगत सिंह की महबूबा ने उनसे कहा था, हाँ, कि प्रेम जैसी पाक चीज के लिए अभी मुल्क की आबो हवा ठीक नहीं है। तो मुल्क की आबो हवा सुरक्षित रहे और हमारे बड़े गीतकार, हमारे नए गीतकार और हमारे प्रेम के गीतकार अपने गीतों से इस मिट्टी को महकाते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे हों जो मुल्क की आबो हवा को सुरक्षित रखें। तो मैं उस जिम्मेदारी को गहन करना चाहता हूं और करने का प्रयत्न भी करता हूं, क्योंकि जब हम अगर उत्तर में देखें तो कश्मीर में क्या हो रहा है आप जानते हैं। बिल्कुल। कभी असम से आवाज उठती है, कभी सिक्किम से आवाज उठती है, कभी देश के अंदर एक महनीय विश्वविद्यालय से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की आवाज उठती है। वहां से कह दिया जाता है कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। वो ये नहीं समझते हैं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। तो इन भाषाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कुछ चंद लोग जो हैं, मैं चाहता हूं मेरा नाम उन्हीं में शुमार किया जाए। क्या बात है। कहीं ना कहीं तो जहन में कभी ना कभी तो तन्हापन मतलब आता होगा कि यार मतलब इंसान पढ़ेगा भी कितना, सुनेगा भी कितना। कहीं ना कहीं तो मन के अंदर ये रहता होगा ना कि यार हो कोई जिससे कुछ थोड़ा बहुत साझा किया जाए, मन की भावनाएं जोड़ी जाएं। माँ सरस्वती का वरदान है। हाँ, हम चाहें तो हास्य भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो श्रृंगार भी लिख सकते हैं। हाँ। पर मदन मोहन समर साहब ने कहीं कहा था, हमको भी तो चूनर चोली चूड़ी चुंबन गाना आता है। हाँ। इतराते बलखाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अमराई पर, गालों के शर्मीलेपन पर आंखों की सुरमाई पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूं, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता। क्या बात है। तो जिस दौर में महाराणा सांगा को गद्दार कहा जाता हो, जिस दौर में भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में ये नारा लगाया जाता हो कि हर घर से अफजल निकलेगा, जिस दौर में 250 बुद्धिजीवी 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हो कि याकूब मेनन की फांसी माफ कर दी जाए, उस दौर में हम अगर प्रेम के तराने लिखने लग जाएं तो मेरा अंतःकरण कहता है कि यह भारत से गद्दारी होगी।
इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं कि उस प्रेम की बात करूं, उस मोहब्बत की बात करूं जो मिट्टी से हो, मिट्टी की अस्मिता से हो और राष्ट्र की इस्मत से हो। डीएम तो आते होंगे। आप जिधर मुझे ले जाना चाह रहे हैं, आप यहाँ मुझे रात भर बैठा करके भी बात करेंगे तो आप वो नहीं सुन पाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि नहीं, मैं ही नहीं सुनना चाहता, तमाम लोग भी ऐसे इंतजार में होंगे, तमाम सुंदरियां ऐसे इंतजार में होंगी कि कहीं से तो कुछ ना कुछ तो हिंट मिल जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देश, राष्ट्र, मुल्क, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनकी गहराई को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको प्रेम की परिभाषा समझ में आएगी। आप जिस प्रेम की परिभाषा जानना चाहते हैं वो ऐसा प्रेम है जो डीएम से शुरू होता है और 36 टुकड़ों पर जाकर खत्म हो जाता है। वो एक ऐसा प्रेम है जो स्पर्श से शुरू होता है और बलात्कार पर जाकर खत्म हो जाता है। उस प्रेम की बात करना या उस प्रेम की ओर जाना हो सकता है आपको और हमें बहुत अच्छा लगे और एक इंसानी फितरत जो है उसके तराजू पर बिल्कुल सही बैठे, लेकिन देश के लिए आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह और मैं गिनाने लग जाऊं तो कई मिलेंगे, उनकी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित रख रहा हूं। बाकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आप अपने आप को समर्पित रखें, देश आगे बढ़ते रहेगा। नहीं तो ठीक है ना, वो तो आपने जो बोला ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से तो निकलती होगी ना कोई तो आवाज आती होगी। अंदर से एक ही आवाज आती है कि अगर शोले महकती शाम के अधीन हो जाएं, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मतलब आप उस मुद्दे पर मतलब फिर भी ठीक है, आप तो नहीं जाने वाले उस तरफ मैं ही आ जाता हूँ। अच्छा, ये अपूर्व गौरव विक्रम शाह जी, मुझे इस पूरे नाम का जानना है कि मतलब ये नाम कैसे पड़ा और यही इतना बड़ा नाम, एक नाम में 4 नाम शामिल हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था हमारा पड़ोसी देश नेपाल। वहाँ के जो शासक थे उनकी परंपरा जहाँ से शुरू हुई पृथ्वी नारायण शाह और पृथ्वी वीर विक्रम शाह से होते हुए वीरेंद्र वीर विक्रम शाह पर अंत हुई। अब ज्ञानेंद्र विक्रम शाह उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उसी वंश में एक बहुत चमकदार नाम आया जो मुझे लगता है भारत के अंतिम क्राउन प्रिंस में से एक रहे, प्रिंस मोहन विक्रम शाह उर्फ राम राजा। जिस दौर में महात्मा गांधी को कोई भी राज्य भारत का शरण देने को तैयार नहीं था, उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था, बिहार से 2 नेता गए और उन्हें लेकर आए चंपारण। वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। उसी चंपारण में महारानी छत्र कुमारी देवी और उनके बाद प्रिंस मोहन विक्रम शाह का शासन था। तो इस देश के लिए जिन्होंने अपने राज्य के बलिदान को भी कहीं 2 बार सोचने का विचार भी नहीं किया, उस परंपरा से आने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। क्या बात है। इसलिए जो विक्रम शाह है वो हमारा सरनेम है, जो अपूर्व गौरव है वो हमारा नाम है। तो बस यही छोटा सा इतिहास है। कितना बड़ा राज आज आपने अपने से रिलेटेड आपने खोला है आज। देखिए, इसमें शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये। देखिए, जब देश का निर्माण होता है ना तो सरों की कुर्बानियां दी जाती हैं। अगर हर सर अपने आप को गिनाने में लग जाएगा तो मुझे लगता है देश का निर्माण संभव ही नहीं होगा। तो ये आवश्यक है कि हम कर क्या रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि दुनिया जान क्या रही है। तो अगर जिस परंपरा से हम आए उस परंपरा का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें मुझे गर्व की अनुभूति होती है
कि इतने महान शख्सियत, इतने पूजनीय व्यक्ति, उनके वंश में पैदा होने का मुझे सौभाग्य मिला। तो फिर ये मूछ रखने का भी वहीं से कुछ ना कुछ ताल्लुक है या फिर? देखिए, मूछ सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान होती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस दौर में महाराणा सांगा को गालियां दी जा रही हों, उस दौर में तो ये मूछ तनी ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ऐसे तो आपसे अगर रात तक भी बातें करते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आपकी बात करने का जो लहजा है वाकई बहुत अलग है आज के दौर में। ठीक है, और इतनी कम उम्र में आपसे बात करते रहने का ही मन कर रहा है कि आपसे यूं ही बात चलती रहें, लेकिन वक्त की अपनी एक समय सीमा है, अपनी एक गरिमा है। वक्त की भी सीमा का यदि सम्मान हो तो शायद वक्त हमारा सम्मान करेगा। तो मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा और इस चर्चा का यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना इतना वक्त दिया।